हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी डिस्कस करेंगे और आज हम यहाँ पर पूरी हिंदी पेडागोजी को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिगम और अर्जन की। तो सबसे पहले अधिगम और अर्जन को समझ लेते हैं, यानी कि अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम को एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को कहीं पर सीखने जाते हैं तो वह चीज़ अधिगम कहलाता है, और अर्जन जो हम स्वाभाविक रूप से ही वातावरण में रह करके अर्जित कर लेते हैं उसे हम अर्जन कहेंगे। उसके बाद यानी कि जो अधिगम होता है वो औपचारिक प्रक्रिया है और अर्जन अनौपचारिक है। औपचारिक से मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को कहीं पर सीखने जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम देते हैं, यानी कि किसी भी विशेष स्थान या फिर विशेष टाइम पर जो चीज़ सिखाई जाती है वो औपचारिक प्रक्रिया होती है। तो अधिगम जो है वो औपचारिक रूप से होता है और जो अर्जन है वो अनौपचारिक रूप से होता है, यानी कि उसके लिए आपको विशेष टाइम नहीं देना, स्पेशली कि आप वो चीज़ सीखने ही जा रहे हैं। वो कहीं पर भी आप आते जाते घर में सीख सकते हैं, यानी कि स्वाभाविक रूप से जब आप किसी भी चीज़ को अर्जित करते हैं तो वो अर्जन कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे भाषा अधिगम। उसी तरीके से यदि आप किसी भी भाषा को सीखते हैं तो वह भाषा अधिगम कहलाएगा, यानी कि इसके लिए आपको किताबों के माध्यम से, व्याकरण या शिक्षक के द्वारा सीखना पड़ेगा। तो इस तरीके से भाषा को सीखना भाषा अधिगम कहलाएगा। और जो भाषा अधिगम है ये औपचारिक प्रक्रिया होती है। उसके आगे समझते हैं भाषा अर्जन को। तो भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी भी भाषा को यदि आप स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं अपने वातावरण में, परिवेश में रहकर, तो वह भाषा अर्जन कहलाती है और ये प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो इसलिए जो भाषा अर्जन की प्रक्रिया है वो अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम का जो मुख्य अंतर है वो होता है वातावरण का। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटेड एग्जाम में पूछा गया है ये। और आगे देख लेते हैं भाषा अर्जन की विधियाँ। तो अनुकरण विधि, अभ्यास विधि और पुनरावृत्ति, यानी कि आप अनुकरण के द्वारा सीख लेते हैं, अभ्यास द्वारा या फिर पुनरावृत्ति के द्वारा भी आप भाषा का अर्जन करते हैं। और आगे समझें तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि जो चॉम्स्की हैं इन्होंने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी कि हम जिस भी परिवेश में रहते हैं वो भाषाएं हम सीख लेते हैं। तो ये क्षमता हमारे अंदर जन्म से ही होती है, यानी कि कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं, ऐसी क्षमता हमारे अंदर पाई जाती है। यानी कि जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है हम वैसी ही भाषा सीख जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम जहाँ पर भी बचपन से रहेंगे वो भाषा हम सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो क्षमता है भाषा सीखने की वो जन्मजात है। और पावलोव ने बताया है कि जो भाषा होती है वो नकल, अभ्यास या फिर रटकर सीखी जाती है। इसके अलावा जो वाइगोस्की हैं इन्होंने भाषा अधिगम के लिए सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका कहने का मतलब है कि जो भाषा का अधिगम होता है वो सामाजिक परिवेश में रहकर होता है, यानी कि समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीखी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे समझ लेते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत यहाँ पर दिया है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन से मतलब होता है किसी भी वस्तु के साथ साहचर्य स्थापित करना, यानी कि किसी भी वस्तु के साथ जोड़कर बच्चों को सिखाना। जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ भी सिखाना है, किसी भी चीज़ का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने बच्चे से बताया कि ये गिलास है, तो पहले बच्चे को गिलास दिखा करके उसे गिलास शब्द को सिखाना पड़ेगा, तभी बच्चा गिलास शब्द का जो साहचर्य है वो गिलास के साथ स्थापित कर पाएगा। यानी कि अगर सिर्फ आपने बच्चे से गिलास बोला है और गिलास को दिखाया नहीं है तो बच्चा शब्द तो सीख जाएगा लेकिन वह गिलास को नहीं पता कर पाएगा, यानी कि उसे ये नहीं पता रहेगा कि गिलास कैसा होता है या फिर किस चीज़ को गिलास कहा जाता है। तो यानी कि अगर आपने बच्चे को गिलास को दिखा करके गिलास शब्द को सिखाया है तो बच्चा गिलास को जान जाएगा। यानी कि अब अगर आप भविष्य में कभी भी आगे बच्चे से कहेंगे कि गिलास लेकर आओ तो उसके मस्तिष्क में गिलास का इमेज बन जाता है और वह जाकर के गिलास को ले आता है।
यानी कि अगर आप चीज़ों को दिखाते नहीं हैं तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा। तो ये तो होता है अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर इसे सहचर का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु के साथ जोड़ करके बच्चों को सिखाना। और अगला है अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अपने घर परिवार आसपास रहकर बड़ों का अनुकरण करके सीख जाते हैं। तो ये होता है अनुकरण का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा एवं रुचि से मतलब है कि जब बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होंगे या उनकी रुचियां होती हैं किसी और भाषा को सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, तब वह सीखते हैं। तो ये हो जाता है प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि जब बच्चा सक्रिय होगा तभी सीखेगा, यदि वह क्रियाशील ही नहीं है, सक्रिय नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने में, तो फिर सीख नहीं पाएगा। यानी कि क्रियाशील का सिद्धांत, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सक्रिय होना आवश्यक है। और मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो हमें उनकी मातृभाषा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मातृभाषा में आसानी से सीखते हैं और बिना झिझक के भी सीखते हैं। और उन्हें कुछ बोलना होता है, बताना होता है, तो वह बिना संकोच के बातचीत भी कर सकते हैं। यानी कि मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत से मतलब है कि बच्चों को शिक्षण करवाते समय मातृभाषा का ध्यान रखना है। वैयक्तिक भिन्नता का भी ध्यान हमें रखना है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, सभी के अंदर वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। तो हमें उनकी वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखते हुए बच्चों को सिखाना है। उसके बाद आगे है अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास से मतलब है कि बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो उन्हें अभ्यास करवा दिया जाए, तो ऐसे भी बच्चे सीख जाते हैं। आवृत्ति से मतलब कि बच्चों को कुछ भी सिखाया है तो उन्हें दोहराने के लिए कहना, ये हो जाता है आवृत्ति का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत से मतलब है कि बच्चों को चीज़ें क्रम में सिखाई जाती हैं, यानी कि जो बच्चों में सीखना होता है वो क्रम से ही होता है। जैसे बच्चा पहले सुनता है और सुनने के बाद वह बोलना सीखता है, और बोलने के बाद फिर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद लिखना सीखता है। इस तरीके से जो बच्चों में सीखना होता है वो क्रम से होता है, यानी कि क्रम का भी ध्यान रखना है। और बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि हमें बाल केंद्रितता का भी ध्यान रखना है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं रुचियों का हमें ध्यान रखना है, उनके अकॉर्डिंग ही सिखाना है। पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन से मतलब है कि जब बच्चों को कोई चीज़ सिखाई जाती है उसका परिणाम यदि अच्छा आता है, यानी कि सकारात्मक आता है, तो बच्चे उस चीज़ को फिर से करते हैं और आगे भी सीखते हैं। जीवन समन्वय से मतलब है कि जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जाए तो जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, यानी कि उसके जो रोज़ की चीज़ें हैं उनके साथ जोड़ते हुए उसको सिखाया जाए, तो ये हो जाएगा जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो ये सारे हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत हो गए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सीखने के चरण। तो सबसे पहले बच्चों में कूकना होता है लगभग 6 सप्ताह तक, फिर बलबलाना 6 माह तक, और एक शब्द चरण। उसके बाद जब बलबलाने के बाद होता है फिर बच्चा एक शब्द बोलना सीखता है 1 साल तक, और फिर 2 शब्द चरण। उसके बाद 1.5 से 2 वर्ष तक बच्चे जो है 2-2 शब्द ऐसे बोलने लगते हैं, और फिर लंबा उच्चारण, यानी कि उसके बाद फिर वह छोटे छोटे वाक्य बोलने लगते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं भाषा कौशल की। तो भाषा कौशल यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। तो ये भाषा कौशल है, यानी कि इस क्रम में भाषा सीखी जाती है। और इसके अलावा जो सुनना और पढ़ना होता है ये ग्रहणात्मक होते हैं, यानी कि सुनकर और पढ़कर हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो ये दोनों कौशल आते हैं ग्रहणात्मक के अंतर। और बोलना और लिखना से मतलब है अव्यक्तात्मक, यानी कि बोलकर या लिखकर हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को अव्यक्त करते हैं, तो ये दोनों जो कौशल हैं वो हो जाते हैं अव्यक्तात्मक। तो ये हो गए स्किल्स भाषा के। उसकी आगे बात कर लेते हैं श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ, यानी कि किस तरीके से बच्चे में सुनने के कौशल को विकसित करना है। तो सबसे पहले सस्वर वाचन, यानी कि एक शिक्षक है वो सस्वर वाचन करे, यानी कि बोल बोल कर पढ़ाए, तो इससे बच्चे सुनेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि क्लास में प्रश्नोत्तर विधि करवाना, यानी कि बच्चों को उत्साहित करना प्रश्न पूछने के लिए, या बच्चों से प्रश्न पूछना, तो इस तरीके से भी श्रवण कौशल विकसित होगा। कहानी सुनाना बच्चों को। श्रुतलेख विधि, यानी कि बच्चों को बोल बोल करके सुलेख लिखवाना। भाषण विधि, यानी कि क्लास में कुछ भी बोलना और बच्चों से
कहना है कि उसको ध्यान से सुने, क्योंकि बाद में उससे रिलेटेड बच्चों से फिर प्रश्न पूछना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं। और आगे है बोलना, यानी कि बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछना। तो जब बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे बोल करके उसका उत्तर देंगे। तो इस तरीके से उनमें बोलने का जो कौशल है वो विकसित होगा। संवाद करना, कहानी सुनना, बच्चों को कहानी पहले सुनाना फिर उनसे सुनना भी, और नाटक मंचन करना, यानी कि इन सभी क्रियाओं से बच्चों में बोलना डेवलप्ड होता है, यानी कि जो बोलने की स्किल है वो और विकसित होती है। उसके बाद आगे बात करें पठन की, तो पठन दो तरीके से होता है, एक तो सस्वर पठन होता है और एक मौन पठन। और सस्वर पठन भी दो तरीके से होता है, वैयक्तिक और सामूहिक पठन। वैयक्तिक से मतलब है कि आप बच्चे से कहें कि आप हमें पढ़कर सुनाएं तेज़ी से बोल करके, तो बच्चा सुनाएगा। और सामूहिक से मतलब है कि एक बच्चे से बोला जाए कि ये पढ़ रहा है और आप लोग पीछे से उसको दोहराइए, तो इस तरीके से हो जाएगा सामूहिक पठन। और मौन पठन से मतलब है कि अपना शांति से पढ़ना, पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करके बोलना नहीं है, ये हो जाता है मौन पठन। तो आगे समझ लेते हैं सस्वर पठन का के जो लाभ हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इससे झिझक दूर होती है, अब व्यक्ति के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चों का उच्चारण अच्छा हो जाता है। और मौन पठन को अगर समझें तो पढ़ने की गति तीव्र हो जाती है, पठित सामग्री जो होती है उसको बेहतर ढंग से समझना विकसित होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। तो ये होते हैं मौन पठन के लाभ, और ये सारे हो गए सस्वर पठन के लाभ। उसके बाद है लेखन। तो लेखन से मतलब है कि फिर बच्चे जब लिखना सीखते हैं तो धीरे धीरे वह सुंदर लिखना और स्पष्ट लिखना सीख जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे लेखन कौशल उनके अंदर विकसित होता है तो वह अपने भावों को, विचारों को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना भी सीखते हैं। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाषाई विकार के। तो अफेजिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। अफेजिया से मतलब है भाषा को समझने एवं बोलने में असक्तता। यहाँ पर बोलने से मतलब है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं संकोची स्वभाव के, यानी कि वे अपने विचारों को या फिर जो कुछ भी वह कहना चाह रहे हैं उनको वह अभिव्यक्त करने में संकोच कर पाते हैं या फिर ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनमें अफेजिया विकार पाया जाता है। और डिसलेक्सिया से मतलब है पठन संबंधी असक्तता, यानी कि उन्हें पढ़ने में असक्तता होती है, यानी कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया से मतलब है लिखने संबंधी असक्तता, यानी कि लिखने में प्रॉब्लम होना। आगे बात कर लेते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की। तो निदानात्मक से मतलब है बच्चों की समस्याओं, कठिनाइयों और असफलताओं के कारणों का पता लगाना, यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें सीखने में कहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं, इन चीज़ों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। और उपचारात्मक से मतलब है निदान के बाद उनकी समस्याओं को दूर करना, यानी कि जब हमने कारणों का पता लगा लिया है कि कौन से ऐसे कारण हैं जहाँ पर बच्चों को समस्याएं आ रही हैं या जिस कारण से बच्चे असफल हो रहे हैं, या ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिससे बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, तो जब हमने इन सभी चीज़ों का पता लगा लिया है तो उनके बाद उनको दूर करना, उन समस्याओं को हल करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हिंदी पेडागोजी से हमने लिए हैं, और मैं ऐसी कोशिश करूँगी कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के बाद हिंदी पेडागोजी की आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लें। इसके अलावा इसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती हैं वे अपनी भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, या फिर वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। तो वे अपनी भाषा का साहित्य तो नहीं जानते, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो बोलना सीख जाता है अनुकरण के द्वारा, बट वो साहित्य नहीं जानता। वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते, ये भी गलत है, क्योंकि वो अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं कि किस तरीके से बोलना है। और वे अपनी भाषा नहीं जानते, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब वो बातचीत कर रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि वे अपनी भाषा नहीं जानते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं।
और अगला है वाइगोस्की डॉट डॉट का समर्थन करते हैं। भाषा अर्जन क्षमता का, सामाजिक अंतःक्रिया का, अनुकरण का, या फिर दंड और पुरस्कार का। तो यहाँ पर जो वाइगोस्की हैं ये समर्थन करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो भाषा सीखी जाती है वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखी जाती है। और अगला है मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः असत्य है। तो यहाँ पर जो है कि मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, ये पूर्णतः सत्य है। अगला है कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं? केवल मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता, केवल लिखित, ये भी गलत है, व्याकरण एवं मातृभाषा, ये भी गलत है। यानी कि जो कहानियाँ होती हैं वो बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता लाती हैं और सृजनशीलता लाती हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य फिर डॉट डॉट है के रूप में कार्य करता है। प्रामाणिक स्रोत, प्रेरणात्मक, बाधक तत्व, या फिर अतिरिक्त बोझ। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और उसके अलावा जो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य होता है वो प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। और अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अभिव्यक्ति का आकलन करने के संदर्भ में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? हिंदी पत्रिका पढ़ना। तो छोटे बच्चों के लिए हम हिंदी पत्रिका पढ़ना इसको सबसे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, और ना ही समाचार पत्र पढ़ने को, कहानी को दोहराना, और अगला है नाटक का मंचन करना। तो सबसे ज़्यादा हम महत्व देंगे नाटक का मंचन करना, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि नाटक के द्वारा से बच्चे जो हैं वो अपने विचार और अपनी अभिव्यक्तियों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो पाएगा। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य रखना, या फिर कहानी सुनना। तो यहाँ पर सुनने की कुशलता के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा वो ये होगा कि यानी कि अगर आप में सुनने की कुशलता है तो फिर आप उसमें रुचि रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तभी आप सुनने में कुशल हो पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधि में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, लेकिन आपस में अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, यानी कि इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना, या फिर उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, उनका बात करने में दिलचस्पी न लेना, या फिर उनका ये मानना कि ये गतिविधि उबाऊ है। तो ये गतिविधि उबाऊ है, ये ऑप्शन गलत होगा। इसके अलावा उनका बात करने में दिलचस्पी ना लेना, ये भी गलत है, क्योंकि अगर उनकी बात करने में दिलचस्पी ना हो तो वो आपस में भी बात नहीं करेंगे। और उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर उनकी भाषा में सारी गतिविधियाँ होंगी तो वो ज़रूर ही हिस्सा लेंगे। तो संभावित कारण ये हो सकता है कि उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना, यानी कि ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी है। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी की बात करी जा रही है, यानी कि चित्रात्मक, अनुमान लगाना, पुनरावृत्ति, या फिर 2 अक्षर वाले शब्द। तो चित्रात्मक भी प्रभावी होगा, अनुमान लगाना भी प्रभावी होगा, क्योंकि बच्चों को कुछ भी यदि सिखाया जा रहा है तो वह जिस तरीके से अनुमान लगाएंगे तो ये भी प्रभावी है, और पुनरावृत्ति ये भी प्रभावी है। बट यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावी है यह है 2 अक्षर वाले शब्द। अगला क्वेश्चन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है, या लेखन क्षमता का अवमूल्यन है। तो लेखन क्षमता का अवमूल्यन या बाधक तो नहीं होगा। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं, या फिर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा, यानी कि
जो भाषा और विचार होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को अपने मन की बात कहने के अवसर देना, पढ़ने लिखने के सीमित अवसर देना, कक्षा को चार्ट पोस्टर से सजाना या फिर कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को अपने मन की बात कहने के अवसर देना। यानी कि बच्चे जब अपने मन की बात कहेंगे, उन्हें पूरे अवसर मिलेंगे, तभी वह भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। यह है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक घातक प्रक्रिया है, या फिर हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा लिखते समय वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग यदि कर रहा है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी उसकी मातृभाषा है उसका प्रयोग कर देना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है किसी के लिए भी। यानी कि किसी की भी जो मातृभाषा है उसका प्रयोग आना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, हिंदी भाषा है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, देशज या फिर बोली है। तो जो हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो हिंदी है वो राजभाषा है। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कविता का भावार्थ बताना, शब्दार्थ बताना, छंद और अलंकार बताना या फिर कविता पाठ का आनंद लेना। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो हो जाएगा कविता का भावार्थ बताना। यानी कि जो कविता पढ़ाया गया है उस कविता का उद्देश्य क्या है, उससे क्या शिक्षा मिलती है, ये बच्चों को बताना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर छंद और अलंकार उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी नहीं, और ऑप्शन जो है सेकेंड नंबर ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होती है, ठीक है। यदि अवसर तथा यथायोग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है, ये भी ठीक है। मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, या फिर मातृभाषा दूसरी या विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि जो मातृभाषा है वो दूसरी या जो विदेशी भाषा है उसे सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है और यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, क्योंकि जो मातृभाषा है वो किसी भी भाषा को सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती। यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है संचरित तथा रेखीय, विकासात्मक, आकृति आधारित या फिर भाषा आधारित। तो जिसके द्वारा बच्चा पढ़ना सीखता है ये विकासात्मक होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है तो इसे माना जाता है भाषा अर्जन, भाषा की अमूर्तता, भाषा वृद्धि या फिर भाषा सीखना। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, यानी कि भाषा को यदि आप सीख रहे हैं तो वह भाषा अधिगम कहलाएगा, क्योंकि जो अर्जन होता है वो स्वाभाविक रूप से ही होता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप तो दिखाया नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वह बोल रहा है कि द्वितीय अथवा तृतीय भाषा को वह सीख रहा है। तो जब वह द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में किसी भी भाषा को सीखता है तो वह अर्जन नहीं होगा, बल्कि वह भाषा का सीखना कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त हैं। नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, कुछ संरचनाएं समझने के लिए, रणनीति के रूप में, या फिर संकल्पना के रूप में कहानी का पढ़ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रणनीति के रूप में कहानी सुनाना। यानी कि बच्चों को जब कहानी सुनाई जा रही है तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहानियों को सुनाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन है वो थर्ड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा में
बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं, ठीक है, तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। सही है ये। और सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राजभाषा में सीखते हैं, अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। तो यहाँ पर मातृभाषा का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी, राजभाषा और हिंदी सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी मातृभाषा का जिक्र नहीं हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में, शायद ये ऑप्शन इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो ये वाला भी गलत ही है क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा जो है वो मातृभाषा से शुरू करते हैं और जैसे जैसे वे प्रगति करते हैं यानी कि आगे बढ़ते जाते हैं उनमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं या फिर उन्हें और अधिक भाषाएं सिखाई जाती हैं। तो बहुभाषिकता का यही मतलब है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सह राजभाषा या फिर शास्त्रीय भाषा? तो भारतीय संविधान में हिंदी को दर्जा दिया गया है राजभाषा के रूप में। आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां तुरंत ठीक करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं करनी चाहिए, या फिर अभ्यास के द्वारा उनको ध्यान में लानी चाहिए या आरोपण तथा अभ्यास के द्वारा ठीक की जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा प्रभावी आंसर है वो होगा अभ्यास के द्वारा उनको ध्यान में लाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का कौन सा तरीका सीखने के प्रतिफल पर केंद्रित है? मातृभाषा आधारित भाषा शिक्षण, दक्षता आधारित, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या फिर भाषा शिक्षण की द्विभाषिक विधि? तो बात यहाँ पर भाषा शिक्षण की हो रही है, यानी कि भाषा का शिक्षण करवाना यानी भाषा को सिखाना। तो किसी भी चीज़ को सिखाने से मतलब है कि उसमें उसे दक्षता हासिल करवाना, यानी कि जब वह सीख जाएगा, दक्ष हो जाएगा, तभी उसका सीखना माना जाएगा। यानी कि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो यदि आप उसमें दक्ष होते हैं तभी सीखना माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दक्षता आधारित भाषा शिक्षण। और अगला है, निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लेखन के पहले पठन का विकास होता है, पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, या फिर पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, या प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो गलत है। लेखन के पहले पठन का विकास होता है, ये भी सही नहीं है। और पठन से पहले शिक्षार्थी को लिखने की आवश्यकता है, ये भी गलत है। पठन और जो लेखन है वो साथ साथ ही विकसित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। वैसे तो मतलब पढ़ना पहले होता है, बट विकसित विकास के रूप में यानी कि भाषा सीखने के रूप में अगर देखा जाए तो वो साथ साथ ही विकसित होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही होगा। अगला है, एक शिक्षक संदर्भ में, मतलब एक शिक्षक है वो संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन तथा खिलौने लाता है या लाती है, तो इस वस्तुओं को जाना जाता है सहायक सामग्री, वास्तविक वस्तु, भोजन पकाने की वस्तुएं या फिर विषयक शब्दावली। तो यहाँ पर जो एक शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए घर के बर्तन तथा खिलौने ले आ रहा है, तो इस वस्तुओं को माना जाएगा वास्तविक वस्तुओं के रूप में। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही होगा। और अगला है, एक शिक्षक आकलन अभिलेख के लिए विभिन्न अवसरों पर सीखने की घटनाएं तथा प्रदर्शन संकलित करके उनके अभिलेख बनाती है। इस आकलन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है पोर्टफोलियो आकलन, संकल्पनात्मक, अवबोधन या फिर अनौपचारिक आकलन। तो यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका जो है वो घटनाओं तथा प्रदर्शन को संकलित करके उनका एक जब अभिलेख बना रही है तो अभिलेख को बनाना पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूहों में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा द्वारा वह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों, व्यक्तित्व जैसे थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है।
और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए भी कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, या फिर बोलना तथा लिखना कार्य, या भ्रमण कार्य? तो भ्रमण तो नहीं होगा, बोलना लिखना ये भी सही नहीं है, और क्योंकि वह रिपोर्ट लिखने के लिए बोल रही है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा परियोजना कार्य, क्योंकि वह जो है कई सारी प्राकृतिक दृश्यों, इमारतों या व्यक्तित्व जैसी थीमों पर विचार एकत्रित करने के लिए कह रही है और फिर उन पर लिखने के लिए बोल रही है। तो ये एक तरीके से परियोजना होगी, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, लिखने का उत्पाद उपागम, लिखने का प्रक्रिया उपागम, या फिर लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, या व्यक्तिगत लेखक। तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, लिखने का प्रक्रिया उपागम, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल, घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? विद्यार्थियों से अपने पड़ोस में डैफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा करना, वह फूल से क्या करेगी, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण में एवं गायन से जोड़ना, और मानसिक मंथन गतिविधि, या फिर कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्य, भौगोलिक गायन का शिक्षण। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं गायन से जोड़ना, यानी कि वो डैफोडिल कविता पढ़ाने जा रही है। तो डैफोडिल एक फूल होता है, तो हो सकता है बच्चे जैसे डैफोडिल नहीं जानते हैं, तो वह बोल रही है कि वह अपने आसपास जो भी फूल घास हैं उनको वह देख करके आए, मतलब उनके बारे में विचार साझा कर रही है। तो उसी तरीके से फिर वह एक किसी अन्य फूल के बारे में बताएगी, यानी कि जो अन्य फूल से संबंधित जो कविता है उसको पढ़ाएगी, यानी कि वह उनके पूर्व ज्ञान को जान रही है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमें बच्चों को सिखाना होता है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए ही सिखाना होता है। अगला है, कक्षा 4 की अध्यापिका को में के अंदर साथ के लिए जैसे शब्दों बहुत सारे वाक्य देती है। उसके बाद शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अध्यापक ने स्थानवाचक शब्दों का नाम दिया। बाद में वह उन्हें कुछ और वाक्य देती है और शिक्षार्थियों को उन वाक्यों में इन स्थानवाचक शब्दों को लिखने के लिए कहती है, और अंत में बताती है कि इन्हें कारक कहते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? व्याकरण शिक्षण, घोषणात्मक ज्ञान, सचेतना बढ़ाना, या फिर खेल द्वारा व्याकरण। तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण, तो व्याकरण शिक्षण नहीं है, क्योंकि जब भी व्याकरण पढ़ाना होता है तो परिभाषाएं वगैरह पढ़ाई जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उस तरीके से बच्चों को व्याकरण की शिक्षा करवाई जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है। घोषणात्मक यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की घोषणा नहीं करी जा रही है, तो ये भी गलत है। सचेतना बढ़ाना या फिर खेल द्वारा व्याकरण, तो खेल भी नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा कि बच्चों की सचेतना को बढ़ाना। उसके बाद अगला है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, या फिर ये बच्चों के सचेत प्रयासों के बाद अर्जित की जाती है। तो जो प्रथम भाषा होती है वह प्राकृतिक रूप से ही अर्जित की जाती है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ही सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र की बात की है वाइगोस्की ने, और वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करें, यानी कि प्रवेश के दौरान ही पढ़ने और लिखने में निपुण होना, ये वाला गलत है। कक्षा 3 में पहुंच जाएं, 6 में प्रवेश करें, या फिर 8 में पहुंच जाएं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, कक्षा 3 में पहुंच जाएं, यानी कि जब तक बच्चा कक्षा 3 में पहुंचता है
तब तक वह पढ़ने और लेखन में निपुण हो जाए। कक्षा 6 तो बहुत ज़्यादा बात की बात हो जाएगी, और कक्षा 8 भी बहुत ज़्यादा, यानी कि कक्षा 3 तक पहुँचते पहुँचते बच्चा जो है वो पढ़ना और लिखना सीख जाए। उसके बाद अगला है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है रूप विधान, वर्ण संकेत, स्वनिम या फिर वाक्य विन्यास। तो भाषा ध्वनि की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है स्वनिम, यानी कि ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही होगा। और अगला है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। ये भाषाई योग्यता उसे डॉट डॉट बनाती है। द्विभाषिकता, बहुभाषी वक्ता, एक भाषी वक्ता या फिर भाषाविद। तो क्योंकि वह 6 भाषाएं बोल रहा है इसलिए द्विभाषिकता तो गलत होगा, एक भाषिकता भी गलत होगा, और वह भाषाविद भी नहीं है क्योंकि वह भाषाओं को बोल रहा है सिर्फ। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा, बहुभाषी वक्ता, यानी कि वह बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? बलबलाना, किलकना, एक शब्दी बुदबुदाना या फिर रूप विधान। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा किलकना, क्योंकि जो बलबलाना होता है वो 6 महीने पर होता है, और एक शब्दी बुदबुदाना ये 1 वर्ष पे लगभग होता है, और रूप विधान उसके बाद, यानी कि जब वह 2 से 4 वर्ष, मतलब 2 वर्ष के बाद ही होता है। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे का समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा की कोई भूमिका नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि बौद्धिक विकास के लिए भाषा का योगदान होता है, भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा मात्र एक पहलू है, यानी कि बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए सिर्फ भाषा ही एकमात्र पहलू है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और भाषा विकास का अंग नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो भाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? विद्यार्थी के सचेत प्रयास हैं, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, या फिर प्रशिक्षण के द्वारा होती है, या प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भाषा अर्जन की बात हो रही है, तो भाषा अर्जन के लिए शिक्षार्थी के सचेत प्रयास ये गलत है, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि ये भी गलत है, और प्रशिक्षण के द्वारा भाषा अर्जन नहीं होता, बल्कि जो भाषा होती है वो प्राकृतिक रूप से होती है, यानी कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चौमस्की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? यानी कि जो चौमस्की की परिभाषा है शब्दावली सहजता योग्यता की, उसको हम किस रूप में समझ सकते हैं? भाषा अर्जन उपकरण, सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम या फिर सामाजिक अधिगम। तो चौमस्की ने बात करी है भाषा अर्जन की, तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर यानी कि भाषा अर्जन उपकरण सही हो जाएगा। और अगला है, ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह कक्षा कहलाती है द्विभाषी कक्षा, बुनियादी कक्षा, या मानवीय उपागम, या फिर बहुभाषिक कक्षा। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं और बाद में उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का भी शिक्षण दिया जाता है, तो ऐसी कक्षा कहलाती है बहुभाषिक कक्षा। किसी विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? समाज भाषा विज्ञान, कोड बदलना, कोड मिलाना, या फिर बोलियां। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। औपचारिक तरीके से मतलब है कि जो भी भाषा हमें सिखाई जा रही है वो होगा उसका औपचारिक रूप। तो विद्यालय में जिस तरीके से मतलब पहले उस विचार को औपचारिक रूप से व्यक्त किया जाता है या फिर संप्रेषित किया जाता है, और फिर उसी विचार को अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक का मतलब है जो हमारी मातृभाषा या घरेलू भाषा होती है, उसी विचार को उस तरीके से संप्रेषित किया जाता है। तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा समाज भाषा विज्ञान, यानी कि पहले वह उसे औपचारिक तरीके से प्रस्तुत करता है, फिर उसी भाषा को वह अनौपचारिक रूप से, यानी कि जो हमारी आपसी भाषा होती है उसके रूप में प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा।
अगला है नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं कि बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं। सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा होता है, या फिर भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है, या भाषा केवल सीखी जाती है, ये अर्जित नहीं की जाती। तो ये गलत है, क्योंकि भाषा अर्जन होता है, यानी कि भाषा अर्जित करी जाती है, और भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास होता है। या फिर ऐसा कुछ नोम चॉम्स्की ने नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप है वो अधिकांशतः एक जैसा ही होता है, यानी कि जो भी भाषाएं होती हैं उनका प्रतिरूप एक जैसा ही होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे, पाठ्य पुस्तक, भाषा आकलन, भाषा शिक्षण या फिर संसाधन सामग्री को। तो भाषा शिक्षक के रूप में, यानी कि आप भाषा को सिखा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, तो आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे भाषा शिक्षण को, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा थर्ड नंबर। बहुभाषिक कक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले और शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो बहुत सारी भाषाएं सीखने से पहले अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों के और में मदद करती हैं, श्रवण कौशल में, भाषा विस्तार में, या फिर पठन कौशल में, या लेखन कौशल में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है कि पाठ के अंत में जो भी गतिविधियाँ दी जाती हैं उनका जब बच्चे अभ्यास करते हैं तो उनसे बच्चों का भाषा विस्तार होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? तो भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक का उपयोग करना चाहिए, या फिर पठन सामग्री प्रामाणिक होनी चाहिए, या शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रेशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस किस चीज़ का वर्णन करता है। तो इन्होंने बताया है कि जो भाषाओं के अंश हैं उन्हें अनुमान लगाने के योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, यानी कि भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन की सचेत जानकारी नहीं होती, यानी कि विद्यालय आने से पहले बच्चे बोलना जानते हैं अपनी भाषा में, बट उन्हें किस चीज़ की जानकारी नहीं होती, वर्णमाला, व्याकरण, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें वर्णमाला की जानकारी नहीं होती, बल्कि उन्हें किसकी सचेत जानकारी नहीं होती, व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती, यानी कि वह अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, बट सचेत रूप से व्याकरण जो होता है उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों के सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, या फिर बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना। तो भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों के सीखने में मदद करना और सीखने के तरीके के बारे में जानना। तो यहाँ पर उद्देश्य नहीं पूछा गया, यानी कि हमें बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर ही सही हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, 2 शब्द बोलो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, या फिर अपनी भाषा में कहानी सुनाएं। तो यहाँ पर है सबसे कौन सा क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा अधिक उचित है। तो यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है ये तो सेम ही है कि 5 शब्द बोलो, 2 शब्द बोलो, या फिर 10 वाक्य बोलो। तो ये ज़्यादा क्रियाशील नहीं होंगे, बल्कि अपनी भाषा में कहानी सुनाएं, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी भाषा में कहानी सुनाए। किसी एक बच्चे की दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? नियमित रूप से श्रुतलेख देकर, कार्य आधारित विधियों में संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके, या फिर व्याकरण के नियम कंठस्थ करवा कर।
तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्य आधारित विधियों में संलग्न करके। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, गतिविधि आधारित अधिगम विधि या फिर अनुपात विधि में। तो यहाँ पर जो है मातृभाषा का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा? प्रत्यक्ष विधि में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी मातृभाषा का प्रयोग होगा, बट प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? सहारा दे रही है, कोचिंग कर रही है, ट्यूटरिंग कर रही है या फिर प्रशिक्षण दे रही है। तो एक छोटी बच्ची है, वह पठन सामग्री पढ़ लेती है और उससे आधारित जो भी कार्य होते हैं उनको भी कर लेती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वह अपनी माँ की हेल्प से कर पाती है। तो उसकी माँ जो है वह उसके कार्य में सहारा दे रही है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है? पुस्तक के किसी अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए पढ़ना, किसी फिल्म का सारांश लिखना या फिर किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना या अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि बारीकी से पठन का उदाहरण, तो बारीकी से पढ़ने के लिए हमारा ऑप्शन 4 नंबर सही होगा कि अपने सेल फोन में यदि आप अपने मित्र का या किसी का भी नंबर देख रहे हैं तो उसे आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसी नाम से कई नंबर सेव हों या फिर जो नंबर है वो भी एक जैसे होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको बारीकी से उसे देखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। वे गतिविधियाँ जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं की बात हो रही है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शारीरिक गतिविधियाँ। बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बात हो रही है कि बच्चे जो कुछ भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है, यानी कि बच्चे जो कुछ भी सुनते हैं बच्चे वही सीख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे सबसे अधिक सुनते हैं। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए या फिर निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो यहाँ पर जो है पढ़ना लिखना सीखना सरल होगा जब उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर, और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। यानी कि आकलन के लिए जिन भी उपकरणों की समरूपता का स्तर और फिर उसी आकलन और उपकरणों का उन्हीं व्यक्तियों या उन्हीं समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाता है और फिर उससे जो प्राप्त परिणामों का जो स्तर होता है वो समरूप है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विश्वसनीय है, क्योंकि वो जो भी उपकरण है वो विश्वसनीय है, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। और उसके बाद उपचारात्मक अध्यापन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है, परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दिया जाता है या फिर निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। तो ये हमने आप लोगों को डिस्कस किया है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा साहित्यिक, प्रकार्यात्मक, भावनात्मक या फिर अलंकारिक। तो साहित्यिक, भावनात्मक और अलंकारिक की अगर बात करें तो ये एक जैसे ही हैं लगभग, क्योंकि साहित्य में भावनाओं और अलंकारों का महत्व होता है। तो यहाँ पर जो भाषा के 2 पक्ष हैं वो एक होता है संरचनात्मक और एक होता है प्रकार्यात्मक। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद त्रुटियाँ किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि हैं? शिक्षार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, केवल ए, केवल बी
ए और बी, या फिर त्रुटियां सीखने के क्षेत्र नहीं हैं। ये तो मतलब गलत ही है, क्योंकि जो त्रुटियां हैं वो सीखने का क्षेत्र होते हैं, यानी कि सीखने में त्रुटियां स्वाभाविक हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यदि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो जो भी त्रुटियां हैं वो यहाँ पर बच्चों के ही अधिगम के लिए प्रतिपुष्टि होंगी, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा केवल ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कोई भी जो पाठ्य पुस्तक है उसका मूलभूत मानदंड नहीं है। भाषा एवं शब्द भंडार, यानी कि जो अच्छी पुस्तक है उसमें भाषा और शब्द भंडार अच्छा होगा, ये सही है। और विषय वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए। शैली एवं योजना, यानी कि जो भी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक है उसकी शैली एवं योजनाएं भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो मूलभूत मानदंड है वो ये नहीं है मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना, यानी कि जो पुस्तक में मतलब उसको मुद्रित किया गया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ये मूलभूत मानदंड नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक, श्रवण एवं भाषण, अनुच्छेद श्रुत लेख, या फिर वाक्य आधारित श्रुत लेख। तो यहाँ पर है, क्योंकि वह एक छोटा सा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कह रही है और फिर उसे ही अपने शब्दों में लिखने के लिए कह रही है, तो यहाँ पर बात अनुच्छेद की हो रही है, इसलिए जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा अनुच्छेद श्रुत लेख। यानी कि वह अनुच्छेद को 2 बार सुनती है फिर उन्हें लिखने के लिए कहती है, तो अनुच्छेद सुनना और लिखना, यानी ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, आगमन, निगमन, उपदेशात्मक या फिर प्रत्यक्ष। तो उदाहरण से सामान्यीकरण के लिए होता है आगमन, यानी कि पहले उदाहरण देना, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी नियम है उनके बारे में बताना। तो ये होता है आगमन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाइयों का अनुभव करता पाया जाता है। नाप तथा अक्षरों की ध्वनि सीखने में कठिनाई, ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, और लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। बालक किसके लक्षण प्रदर्शित करता है या करती है? वाचन वैफल्य, लेखन वैफल्य, सीखने में अक्षमता, या फिर सीखने का भय। तो सीखने में अक्षमता या सीखने में भय नहीं है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो मतलब उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, शब्दों को पढ़ते समय दिक्कत होती है, लेखन कार्य एक इस तरीके से, यानी कि पूरे ही वाचन में उसे दिक्कत हो रही है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1st नंबर, यानी कि वाचन वैफल्य, क्योंकि वह सही से पढ़ नहीं पा रहा है, इसी वजह से उसे लिखने में भी दिक्कत हो रही है। तो ऑप्शन हमारा 1st नंबर ही सही होगा। एक शिक्षक श्याम पट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है। विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीकी से मेल खाती है? खेल विधि, अभ्यास विधि, प्रतिलेखन, या फिर श्रुतलेख विधि। तो क्योंकि एक शिक्षक पहले श्यामपट्ट पर लिख रहा है और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिलेखन विधि। ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना और किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर ही सही है कि अर्जन का मतलब यही होता है कि किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीखना, अनजाने में या स्वाभाविक रूप से ऐसे ही सीख लेना, यही हो जाएगा 2nd नंबर। कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे मनोरंजन होता है, नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है, या फिर कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो हमें बच्चों को कहानी इसलिए सुनानी है क्योंकि इसमें भाषा का जो है वो समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें,
प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, या फिर बच्चे बहुत सी भाषाओं से भ्रमित हो जाते हैं, ये गलत है। और यहाँ पर बात बच्चों की हो रही है, तो शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीखने के लिए हमें नहीं करना है। जो कुछ भी करना है वो बच्चों के लिए करना है, यानी कि बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद करना। याद करने पर हमें जोर ही नहीं देना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, या फिर प्रत्येक नए शब्दकोश का अर्थ शब्दकोश में देखना, या सभी नए शब्दकोश का वाक्यों में प्रयोग करना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सही आंसर होगा वो होगा दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। यानी कि जो भी संदर्भ में नए शब्द आ रहे हैं उनके संदर्भ को समझते हुए उनके शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? ये विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। ये गलत है, क्योंकि मौन पठन से विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर नहीं होता, बल्कि ये होता है सशुर पठन से। और ये विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है, ये ठीक है। और विद्यार्थी समझ एवं चिंतन के साथ अर्थ ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। ये विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, यानी कि कौन सा लाभ नहीं है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा कि ये जो है वो मौन पठन का लाभ नहीं होता। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार, या फिर लिखावट में सुधार। तो शब्दकोश से हमें लिखावट में सुधार नहीं होगा, बल्कि उच्चारण और शब्द संपदा या फिर वर्तनी आदि चीज़ों में सुधार हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धांतों में से एक है, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, और सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन हमारा यही वाला सही होगा कि जो सामग्री है वो स्तर के हिसाब से होनी चाहिए। और अगला है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षा को उसके फिर डॉट के आकलन में सहायता कर सकता है। साहित्य के ज्ञान, बोलने की निपुणता, अभिनय के गुण, या फिर अवबोधन। तो यदि बच्चे से कविता सुनने के लिए कहा जा रहा है, तो इससे हमें यह पता चलेगा कि वह बोलने में किस तरीके से निपुण है, यानी कि हमें पता चलेगा बोलने की निपुणता के बारे में। भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है स्वनिम, आकृति, लेखा चित्र, या फिर भाषा विषयक। तो भाषा की जो आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है वह होती है स्वनिम। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य। तो क्योंकि यहाँ पर पठन को प्रभावित यदि करेगी तो फिर वह होगा पठन वैफल्य। किसी पाठ या अवधारणात्मक विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है निदानात्मक, श्रेणी हेतु, उपलब्धि, या फिर स्मृति परीक्षा। तो किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में, यानी कि कुछ भी बच्चे को पढ़ा दिया गया है, उसके बाद में जो परीक्षा ली जाएगी वह होगी निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा इसलिए ताकि जो भी बच्चे को पढ़ाया गया या समझाया गया है वो बच्चा कितना सीखा है, या फिर उन्हें कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। तो समस्याओं के लिए हमें निदान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट नंबर यानी कि निदानात्मक सही हो जाएगा। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश, संकलन, शब्द समूहों की सूची कोश, या फिर उच्चारण निर्देशिका। तो यदि आप सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी शब्द समूहों की सूची कोश, क्योंकि यहाँ पर बात समानार्थी और विपरीतार्थी की हो रही है। तो ऐसे में शब्द समूहों की सूची कोश यानी कि जिसमें समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों की सूची हो वही आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। और शब्दकोश में क्योंकि सभी तरीके के शब्द आ जाएंगे, संकलन ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा शब्द समूहों की सूची कोश। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, या फिर वाचन तथा श्रवण।
तो यहाँ पर भाषा के उत्पादक कौशल, यानी कि उत्पादक से मतलब है व्यक्त करना किसी भी चीज़ को। तो हमने बताया था कि यदि आप अपने कौशलों को, यानी कि अपने कुछ किसी भी विचार को व्यक्त करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे, बोल करके या तो व्यक्त करेंगे या फिर लिख करके। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3rd नंबर, वाचन तथा लेखन। उसके बाद है सुश्री सुधीना एक कक्षा 1 में भाषा पाठ पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना जो हैं वो अपने विद्यार्थियों को पुष्ट कर रही हैं, यानी कि जो सुश्री सुधीना है वो कक्षा 1 में जब पढ़ा रही हैं तो पहले वह कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं। उसके बाद फिर वह पहले उसे सुनते हैं बच्चे और फिर दोहराते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो सुश्री सुधीना है वह अपने विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए पुष्ट कर रही हैं, तो क्योंकि बच्चे पहले सुन रहे हैं और फिर उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा श्रवण और वाचन में, यानी कि पहले वे बच्चे सुनते हैं फिर उसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की और फिर डॉट डॉट क्षमता में सुधार कर रहे हैं, यानी कि वे श्रुतलेख के माध्यम से अपने विद्यार्थियों में किस चीज़ को पुष्ट कर रहे हैं। तो यदि वे श्रुतलेख, यानी कि वे बच्चों को बोल रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं, यानी बच्चे सुनकर लिख रहे हैं, तो वह लेखन और श्रवण और लेखन को, यानी कि पहले बच्चे सुन रहे हैं और बाद में लिख रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है अंततः, इसके साथ, इसके अलावा। ये किसके उदाहरण हैं? योजक, उपकरण, संबंधता, शब्द संपदा या फिर व्याकरण के क्षेत्र। तो यहाँ पर अंततः, इसके साथ, इसके अलावा ये उदाहरण हैं संबंधता के, यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन, अपने साथियों के अधिगम पर चिंता करना, या फिर अपने उच्चारण का आकलन करने में, या अपने श्रवण वाचन कौशल के आकलन में। तो डायरी लेखन से बच्चे अपने अधिगम पर चिंतन करते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर विद्यार्थी अपनी गति से स्व अध्ययन करना चाहते हैं, या विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण तब दिया जाता है जब बच्चों को समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पर यदि विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं तो फिर उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी जब विद्यार्थी जो है पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 2nd नंबर सही हो जाएगा। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है, इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, या फिर यह भाषा की व्याकरण को जानना है, या यह निर्धारित अवधारणा है। तो भाषा जागरूकता के बारे में सही है कि इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 1st नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। इसके अलावा इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।